हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग टू ऑल। आपका बहुत ज्यादा स्वागत है वाईफाई स्टडी में। और जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाइए, क्योंकि आज आप सभी को पता है किस चीज की क्लास है और हमारा सेशन भी आधा घंटे का होता है, तो इसलिए प्लीज समय से पहले लाइव आ जाइए करा। ओके गाइस। चलिए जल्दी से आ जाइए। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप शेयर कर दीजिए। तो मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी में। तो सबसे पहले आप एक काम कर दीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी सुबह 9 बजे क्लासेस चलती है। ठीक है, सुबह 9 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है। तो सुबह 9 बजे मेरी जो क्लासेस होती है अभी 1 जून तक, जो मेरा शेड्यूल है वो मैं आपको बता रही हूँ। सुबह 9 बजे मेरी वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम में क्लास होती है। और शाम को रोज 6 बजे मेरी मेन वाईफाई चैनल पे क्लास होती है। ठीक है, वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे क्लास होती है। और ये क्लास जो होती है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है, कॉन्सेप्ट की क्लास होती है। जैसे बच्चे कहते हैं कि मैम कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ाओ। मैम ये क्लासेस डेली लगेगी दिनेश, बिल्कुल डेली लगेगी। ठीक है, राधे राधे भाई। चलो, एसएससी एग्जाम्स, वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स में रोज एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, रोज सुबह 9 बजे एमसीक्यू और शाम को 6 बजे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट की क्लास है। जैसे अभी मैंने कल का क्लास शुरू किया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 या 3 पार्ट में जैसे ही खत्म होगा, फिर नया एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक शुरू हो जाएगा। चलिए, अब आगे। सबसे पहली बात तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस पाचन तंत्र में मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस पाचन तंत्र में सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि ग्रंथियां, ग्लैंड्स कहाँ होती है। दूसरी बात मैंने सबसे पहले ये बता दिया था कि भाई आपसे क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन, पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मैंने बताया था कि पाचन की शुरुआत जो होती है वो आपसे मुख से होती है, मुंह से होती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने यहाँ पे टीथ के बारे में, दांतों के बारे में भी बता दिया था कल, कि आपके दांत जो होते हैं 32 होते हैं, और आपके जो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वो आपके 20 होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने दांत आपके दोबारा आते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 20 दांत टूट जाते हैं, 20 दोबारा आते हैं। मानिक, रिप्रोडक्शन जल्दी कराएंगे। ठीक है। परवार मलिक, मैम आईडी नहीं मिल रही है आपकी। कौन सी आईडी भाई? चलिए, ईसोफेगस में खाना जाता है, आप सभी को पता है। ईसोफेगस जो होता है उसको फूड पाइप बोलते हैं, इसमें आपका खाना जाता है। इसको आहार, कोई कोई आहार नाल बोलता है, कोई आहार नलिया बोलता है। आप आहार बोल, नाल बोलो या नलिया बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है ना, वो स्टमक के बारे में पढ़ना है। आज जो आपको पढ़ना है वो अपना स्टमक के बारे में पढ़ना है, स्टमक के बारे में। ठीक है, ईसोफेगस और स्टमक के बारे में पढ़ना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं, माउथ हमारा खत्म हो गया, दांत कितने होते हैं। मुंह में हमने क्या पचाया? कार्बोहाइड्रेट को पचाया। हमने बोला था कि हम 3 तरह के खाने पचाते हैं। कैसे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट हमारा मुंह में 70% पच गया, लेकिन बाकी बचा हुआ है। ठीक है, अब ये खाना कहाँ जाएगा? अब ये खाना जाएगा फूड पाइप में। फूड पाइप में, जिसको ईसोफेगस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आहार नाल, आहार नाल या नलिया। ठीक है, कितनी बात समझ में आई सभी को? राम राम भाई। क्लास की प्लेलिस्ट भी बन जाएगी जल्दी। ठीक है, और आपको मैं बता देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यू मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में करवा दिए। तो मॉर्निंग में एमसीक्यू, इवनिंग में थ्योरी। तो सबसे बड़ी बात, आपके आहार नाल का काम क्या होता है? ये फूड का पासेज करता है। फूड का पासेज करता है। पासेज का मतलब है खाने को पेट तक पहुंचाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके बाद आपका पेट आ जाता है, स्टमक आ जाता है। इसके बाद आपका पेट, वैसे नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन इसको अमाशय बोला जाता है, अमाशय। तो ये पेट तक पहुंचाता है। ठीक है, पेट तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही, शाबाश।
ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा जाता है कि ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चे, पहली बात तो शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो आपसे पूछा जाएगा कि ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है। राहुल शर्मा बिल्कुल सही है। इसकी लंबाई कितनी होती है, जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसकी लंबाई कितनी होती है। मैम प्लस कोर्स के लिए वाईफाई का हेल्पलाइन नंबर मोहित नहीं पता, पर आप मेरा यूज कर सकते हैं कोड प्रिया08। अगर किसी को भी अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्रिया08 अगर आप कोड लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। 33 फीट, 32 फीट, ठीक है, 32, 20, बच्चे 20 मीटर या सेंटीमीटर, 20 मीटर या सेंटीमीटर, जल्दी जल्दी फास्ट कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो मैंने उसमें भी करवाया था जब मैंने फीट में पूछा था। पर मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि फूड पाइप की लेंथ कितनी होती है, फटाफट कमेंट करके बताएं। और फिर मैं आपसे ये भी पूछने वाली हूँ कि फूड पाइप के अलावा यानी आहार नाल के अलावा एक और चीज की लेंथ होती है, लंबाई होती है, कितनी होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं कहीं आपको ये 20 सेंटीमीटर मिलेगी, कहीं ये आपको 25 सेंटीमीटर मिलेगी। तो 20 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर होती है, ये याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए, अब आ जाते हैं स्टमक। बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दूध पीते ही पेट में दर्द हो जाता होगा, या दूध पीते ही उल्टी लग जाती होगी। तो इसका कारण क्या है, बताइए, इसका कारण क्या है। चलिए मैं बताती हूँ इसका कारण क्या है। देखिए, अब हम पढ़ने वाले स्टमक। अब खाना कहाँ चला गया, स्टमक में। यानी अगर हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे मैम हमें नहीं समझ में आता, तो मैं बोलती हूँ अमाशय। ठीक है, अमाशय स्टमक में। तो जब पेट में खाना जाएगा तो पेट क्या करता है, सबसे पहले जो, तो पेट तीन चीज बनाता है। पेट के अंदर एक एसिड पाया जाता है, पेट के अंदर एक एसिड पाया जाता है, एक अम्ल पाया जाता है, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पेट के अंदर पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये क्या करता है, सबसे पहली बात तो इसका काम क्या होता है। इसका वर्क होता है कि खाने के थ्रू जो भी बैक्टीरिया आपके मुंह से पेट तक आ गए हैं उनको खत्म करने का काम होता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है, किल करने का, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम होता है HCl का। दूसरी बात, अगर आप कई बार होते हैं ना, अरे आज तो बहुत स्वाद खाना बना है, लॉकडाउन के टाइम लोग बहुत बेहतरीन तला हुआ खाना खा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एसिडिटी भी हो रही है। तो ओवर ईटिंग से या ऑयली से, ओवर ईटिंग से आपको एसिडिटी हो जाती है। ओवर ईटिंग, ज्यादा ज्यादा खाना खाने से। तुम लोग खुशनसीब हो कि तुम लोगों को ज्यादा खाना मिल रहा है। लोग तो ऐसे भी आजकल जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया। कहती बात समझ में आई। तो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि खाने का वेस्ट मत करो, कि कुछ लोग तो ऐसे जिनको पकवान क्या 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। चलिए, अब पेट, पेट के अंदर एक ग्लैंड होती है, पेट के अंदर एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है। पेट के अंदर एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि का नाम होता है, मैंने बताया था ना कि ट्रिक से याद करवाया था कि पेट में बनती है गैस, तो ग्लैंड कौन सी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब कुछ बच्चे आज नए होंगे जो मुझसे ये पूछना चाहते होंगे कि मैम ये ग्लैंड क्या होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, ग्लैंड जो होती है, ग्रंथि जो होती है, वो एक तरह से किसी भी अंग में एंजाइम और जूस निकालती है, और वो एंजाइम और जूस खाना पचाने में मदद करते हैं। अब आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी और पूछूंगी भी कि एंजाइम क्या होता है। ठीक है, कहती बात समझ में आई। हाँ अविनाश, मैं भी खुश नसीब हूँ कि मुझे 2 वक्त की रोटी समय से मिल रही है। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिल पे ले जाते हैं, मतलब हद हो गई। गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड दो एंजाइम बनाती है। तो सबसे पहले एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। अब पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन डाइजेशन। बच्चे कौन से वाले प्रोटीन का डाइजेशन करता है, उस प्रोटीन का डाइजेशन करता है जो आपके फूड में होता है, खाने में होता है। कैसे, जैसे दालें, आपकी पल्सेस, ठीक है, सीरियल्स, पल्सेस, और अगर मैं ये कहूँ चना, ठीक है, वीट, चावल, इन सब में जिसमें भी आपके खाने में
प्रोटीन होता है, ठीक है, तो उनमें पचाने के लिए पेप्सिन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पेप्सिन की। अच्छा, एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बनता है? रेनिन एंजाइम। अब आप बोलोगे मैम रेनिन एंजाइम क्या होता है? मेरे हिसाब से रेनिन एंजाइम दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा साइड में लिख देती हूँ मैं, ठीक है। एक होता है बच्चों रेनिन एंजाइम। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ लोगों को उल्टी क्यों लगती है दूध पीते ही। रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन पचाने का, लेकिन कौन से प्रोटीन का? मिल्क प्रोटीन का। दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे रेनिन पचाता है, खाने में जो प्रोटीन होता है उसे पेप्सिन पचाता है। कैसे याद रखोगे? पेप्सी पी, खाना पच गया, ठीक है। दूध का प्रोटीन, दूध का प्रोटीन। अब दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को दूध नहीं पचता, वो इसलिए नहीं पचता क्योंकि वो दूध पीने के आदी नहीं होते, या वो साल 1.5 साल में दूध पीते हैं, या वो कभी कभी दूध पीते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है वो रेनिन नहीं पचा पाता, क्योंकि उनका रेनिन जो रेस्ट फॉर्म में होता है, उनका रेनिन विराम अवस्था में होता है, विराम अवस्था। और आपसे अगर कोई पूछ ले कि अगर किसी को भी रेनिन क्या कहते हैं, किसी को भी दूध नहीं पच रहा तो क्यों नहीं पच रहा, तो आप बोलोगे विराम अवस्था में रेनिन नहीं, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि रेनिन एंजाइम किस फॉर्म में होता है, इसोफेगस की चिपकियां से। मौर्या, आप दोबारा से एक बार बेटा कमेंट लिखो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। संदीप बेटा मुझे नहीं पता इस बारे में, ठीक है। विराम अवस्था, रेस्ट फॉर्म। अगर आप बोल रहे हो इसोफेगस की चिप, उसके अंदर वो जो सलाइवा एंजाइम होता है, ठीक है, तो ये होगा प्रोरेनिन फॉर्म में, प्रोरेनिन। याद रखना, रेनिन जो होगा वो प्रोरेनिन फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा? प्रोरेनिन। जिसकी वजह से दूध नहीं पचेगा, दूध फट जाएगा, या किसी भी इंसान को उल्टी लग जाएगी, ठीक है। दिनेश, मैंने बताया ना कि वो दूध पचने के लिए जाएगा, वो पचेगा नहीं क्योंकि रेनिन प्रोरेनिन में फॉर्म में होता है, वो वॉमिट हो जाती है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना दूध का क्यासीन, ट्रिक बता रही हूँ मैं। दूध का क्यासीन, कैसीन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध का क्यासीन, कैसीन, तो CASEIN, कैसीन। दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आधे बच्चे तो इसका जवाब लैक्टोज बताते हैं। लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और शुगर जो पाई जाती है लैक्टोज, ठीक है। कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कहती बात समझ में आई? चलिए, उसको एक्टिव कर सकते हैं अभिषेक दोबारा जब भी चाह सकते हैं। चलिए, अब आगे। तो अब आपको मैंने बताया कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम होता है, ठीक है, क्या पचाता है? प्रोटीन। तो सबसे पहली बात तो आपको प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन है वो किसकी फॉर्म में पच जाता है। प्रोटीन जो होता है वो किसकी फॉर्म में पच जाता है, तो मैं बताती हूँ, प्रोटीन पचता है पेप्टोन की फॉर्म में। पेप्टोन। आपका प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन की फॉर्म में 90% पचा देता है, 90%। लेकिन 100% अभी नहीं पचा ना, तो इसका मतलब मुंह में कार्बोहाइड्रेट बच गया, पेट में प्रोटीन बच गया, अब बचा फैट। फैट कहाँ पचाओगे? तो अब मैं बताती हूँ फैट कहाँ पचाओगे, ठीक है। साक्षी बिल्कुल सही। हाँ, बताओ बताओ, इनविजिबल इंडिया, क्या बताना चाहते हो बताओ। दूध की बनी चीजों में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो, लैक्टिक अमल। हिंदी में जो लिखा है इंग्लिश वर्ड क्या है? एमरेट, अमाशय, स्टमक बेटा, ठीक है। कहती बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आएगा, अब क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका खाना कहाँ जाता है? लीवर में नहीं जाएगा, आपका खाना लीवर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आपका खाना लीवर से सीधा का सीधा छोटी आंत में जाएगा। आपका खाना लीवर से सीधा का सीधा छोटी आंत में जाएगा। मेरे हिसाब से प्रिंटेड फॉर्म में तो बेटा हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन अपने हैंड रिटन फॉर्म में बहुत कम लोग होते होंगे जो पढ़ाते होंगे, ठीक है, वो भी डिजिटल पेन से। चलिए, छोटी आंत, ठीक है, अमाशय, स्टमक बोलते बेटा, पवन, स्टमक, ठीक है।
बिल्कुल। कपटरी बालक, कपीटर बालक, क्या नाम रखा है बच्चे, ये लीवर होता है, लीवर, यकृत, ठीक है। और इससे जुड़ा रहता है आपका ये ऐसे करके इंटेस्टाइन, ये देखो ये देखो ये देखो ये ऐसे, ठीक है। लीवर के पास ही पेनक्रिया होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ मुझे ये बताना है। तो आपको अब मुझे पढ़ाना है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका खाना कभी भी लीवर में नहीं पचता या पेनक्रिया में नहीं पचता, कभी भी यकृत या अग्नाशय में नहीं पचता, उसको पचाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। पहली बात तो बच्चों इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जितने बच्चे इस क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आप तो ऐसे वक्त आके कूदे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके जितना हो सके पहली बात तो शेयर कर दो। अगर आपके बायोलॉजी में कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से क्वेश्चन आता है, तो छोटी आंत से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत। पहली बात तो छोटी आंत से क्या क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको बताती हूँ छोटी आंत से क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पूर्ण पाचन। तो आपका फुल डाइजेशन कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। और मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर मैंने थ्योरी पढ़ा दी तो आपकी एक बुक होती है घटना चक्र, सबसे बढ़िया बुक मानी जाती है जनरल साइंस की, सामान्य ज्ञान की। उसके क्वेश्चन लगा के देख लेना, अगर कोई छूट जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, क्या इतनी बात समझ में आई? अब आगे। तो पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब इसके हिस्से कितने होते हैं ये तो देख ले बच्चे। ये ऊपर ये जो यहाँ से लीवर से डक्ट से लगा है, ये हिस्सा जो होता है ये होता है इसका ड्यूडेनम। यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा होता है जेजुनम। यहाँ से लेके ये लास्ट वाला हिस्सा हो जाता है, यहाँ से लेके ये होता है इलियम। तो इसके तीन हिस्से होते हैं छोटी आंत के, ड्यूडेनम, जेजुनम, तीसरा हिस्सा होता है इलियम। तो सबसे पहले मैंने घटना चक्र बोला है बेटा, ठीक है। मौर्य वाटर को कभी भी डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अवशोषित खाने में से वो पानी लिया जाता है जो कि बड़ी आंत में लिया जाता है, ठीक है। चलिए, कहती बात समझ में आई, क्लियर है? तो गुड इवनिंग भाई। अब ड्यूडेनम के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आपका यही वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा खाना यही पचने वाला है ड्यूडेनियम के। अब आपसे पूछ ले कि छोटी आंत में कौन सा हिस्सा होता है जहां पूरा खाना पचता है, तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। जितनी एनर्जी मैं लगा सकती हूँ उतनी सारी मैं एनर्जी लगा रही हूँ इस आधे घंटे के अंदर। लेकिन मैं कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी कि आधे घंटे में बिल्कुल ऐसा पढ़ा दूं कि ना तो आपको समझ में आए ना उससे आप क्वेश्चन कर पाओ। भले ही ये चीज 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसा समझाऊंगी आपके क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ड्यूडेनम ये वाला हिस्सा होता है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है आपका लीवर, ठीक है। ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है आपका लीवर, ये लीवर, ये। तो पहली बात तो मैंने आपके यकृत के बारे में बताई, ऐसी ग्रंथि, ठीक है, ऐसी ग्रंथि जो, सॉरी, ऐसा ऑर्गन जो ग्रंथि के रूप में काम करता है। तो ऐसा अंग, ऐसा अंग जो ग्रंथि के रूप में, मेरा बताया ना मैम, हाँ अभिषेक, तन्मय, ये वाली बात मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ग्रंथि, ऐसा अंग जो ग्रंथि के रूप में, ग्रंथि के रूप में काम करता है, और शुद्ध हिंदी तो कार्य करता है। तो इसको बोलेंगे, अब इंग्लिश वाले बच्चों को बोलेंगे इंग्लिश, द ऑर्गन विच वर्क एज अ ग्लैंड, विच वर्क एज अ ग्लैंड। अब एक बच्चे ने ये पूछा कि छोटी आंत जो होती है वो होती बड़ी है, लेकिन उसको छोटा क्यों बोला जाता है? फिजिक्स की क्लास, आकाश फिजिक्स की क्लास लेनी है तो फिजिक्स भी ऐसा पढ़ाएंगे, उंगलियों पे नाचेंगे। मैम कैन आई टेक्स्ट यू पर्सनली सिलेबस यू अपकमिंग एग्जाम, स्टेट एग्जाम। राहुल शर्मा, अगर किसी को वैसे भी कोई टेक्स्ट करना है तो टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय प्रिया मैम, आप टेक्स्ट छोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डेड वीडियो लल्लू यादव यही मिलेगी, सॉरी लालू यादव, माफी चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चा अगर सपोज करो एक रस्सी लो, आप उस रस्सी को ऐसे 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 करके फोल्ड करो, तो वो लंबाई उसकी छोटी दिखेगी, बल्कि उसकी लंबाई बड़ी होती है, उसका डायमीटर छोटा होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच संदीप। अब आगे लीवर की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लीवर की स्टडी को, लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फिर लीवर का काम भी बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी।
हिपैटोलॉजी, लीवर के अंदर अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। और आपका लीवर जो होता है ना, वो सबसे भारी अंग होता है आपके शरीर में, और इसका जो वेट होता है लगभग, जो आपके एग्जाम के हिसाब से सही है, आपको डाटा पॉइंट पॉइंट में अलग अलग मिल जाएगा, 1.5 किलो का, लगभग 1.5 किलो का होता है। 1.5 किलो का आपका लीवर होता है। कितने का होता है? 1.5 किलो का। अच्छा, लीवर का कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? लीवर बनाता है बाइल जूस, लीवर बनाता है बाइल जूस। ये क्या बनाता है? पित्रस। तो आइए देखते हैं ये पित्रस कैसे बनाता है और इस पित्रस का काम क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्लैंड होती है तो वो रस बनाती है, या तो वो जूस बनाती है, या वो एंजाइम बनाती है। पीने वाला मैंगो जूस नहीं, पचाने वाला जूस। एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था, मैम बुक कौन सी? मैं आपको बताती हूँ वंदना, एक घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, पीसीएस लेवल के बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर होते हैं। अगर कोई बच्चा उस बुक को सॉल्व करेगा और मेरा पढ़ा हुआ पढ़ेगा तो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये मैं हमेशा चैलेंज देती हूँ, ठीक है। तो अब ये देखेंगे बायल जूस का काम क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका लीवर, ये लीवर होता है। ये यहाँ पे ना मैं डक्ट बना देती हूँ, क्यों बना देती हूँ मैं बताती हूँ। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम बायल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर क्यों होता है? तो मैं बताती हूँ, कभी कभी हमारा लीवर एक्स्ट्रा बाइल जूस बनाता है, तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है? हमारे गॉल ब्लैडर में। और बच्चे, हमारा जो पेनक्रिया होता है वो लीफ पत्तियों के शेप का होता है। तो ये होगा आपका पेनक्रियाज, ये हो गया आपका अग्नाशय, और ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है, पित्रस। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपका बाइल जूस बनता है यहाँ, क्या बनता है? बाइल जूस, पित्रस। और आपका जो एक्स्ट्रा पित्रस होता है बेटा, इससे क्वेश्चन आते हैं, मैंने सुबह के टाइम करवाए हुए हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के। आवाज नहीं आती सही से, बुक पर लिख दो प्लीज। मेरे हिसाब से सही आ रही है, पर शशिकांत में लास्ट में लिख दूंगी, ठीक है। तो चलिए, माँ का लाडला, थैंक यू सो मच। अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रा बाइल जूस होता है, एक्स्ट्रा बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस को बोलते हैं पित्रस, ठीक है, पित्रस। तो पित्रस यहाँ इकट्ठा हो जाता है, कहाँ इकट्ठा होता है? पिताशय में, पिताशय में, पिताशय में पित्रस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब इस पित्रस का काम क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ। जो आपका फैट है, जो आपका वसा है, वसा, इस फैट को इस फैट को फैटी एसिड में बदलने में, इस फैट को फैटी एसिड में, वसा को वसीय अम्ल में। अब एक बच्चे ने ये भी बोला था कि मैम ये वसा को वसीय अम्ल में कैसे बदलता है, मैं समझ में नहीं आई। बच्चे, जो भी आप खाना खाते हो उसमें जो आपका फैट होता है, वसा होता है, वो बड़ी बड़ी फॉर्म में होता है। तो उसके छोटे छोटे कणों में, उसको छोटे छोटे अणुओं में, मॉलिक्यूल्स में बदलने में मदद करता है आपका जूस। और उस जूस का नाम होता है, उस रस का नाम होता है बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है? पितरस क्या करता है? फैट को पचा देता है फैटी एसिड में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वसा आपकी कहाँ पचती है, तो आप बोलोगे पितरस में। तो आप क्या बोलोगे बच्चों? पितरस में पचती है, ठीक है। पितरस पिताशय में इकट्ठा होता है। संजय कुमार, बिल्कुल। मैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए प्रिपरेशन करवाए तो द एक्सपर्ट मैं वही करवा रही हूँ। ओके, मैं वसा का वसीय अमल में, बिल्कुल मैम। कोई बुक बताओ जिनकी लैंग्वेज सिंपल हो। गौरव, ये घटना चक्र, चक्र, ठीक। अब ध्यान से सुनो, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण किसे कहते हैं। तो मैं बताती हूँ, जब आपकी वसा, ठीक है, मैंने ब्लैक पेन ले लिया शायद। जब आपकी वसा जब आपकी वसा वसीय अमल में बदलती है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को पाइसीकरण बोलते हैं। वसा को वसीय अमल में, बड़े कणों को, वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलने को पाइसीकरण कहते हैं, ठीक है। भूपेश, वो तो ऑक्जेलिक ज्यादा बढ़ जाने की वजह से होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से बताऊंगी, ठीक है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइसी पाइसीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाइसीकरण बोलते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाइसीकरण बोलते हैं, ठीक है, इमल्सिफिकेशन। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दूसरी चीज बाइल जूस के बारे में। बच्चों बाइल जूस का रंग क्या होता है? एक भी बच्चे ने मुझसे ये नहीं बोला कि मैम बाइल जूस का रंग क्या होता है। देखिए बाइल जूस का रंग जो होता है, कलर जो होता है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे याद रहेगा। आपने देखा होगा ना कि लोग बोलते हैं, यार हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और नॉर्मल सी बात है, हमारे घर में एक बात बोली जाती है कि आज पित्त बन रहा है ना, तो दूसरा बोलता है कि वॉमिट कर दे बाहर निकल जाएगा, तो हरे हरे रंग का येलो येलो कलर का कुछ निकलता है। मतलब मैं आपका मन खराब नहीं करना चाहती, एक बात बता रही हूँ, ठीक है। तो ग्रीन कलर का होता है, बोला हरा हरा निकला, ग्रीन कलर का होता है। तो हरे रंग का क्या होता है? हरा हरा, येलो कलर का प्लाज्मा का रंग होता है, कंफ्यूज करने के लिए। तो हरे रंग का होता है क्या? बाइल जूस। तो किसकी वजह से होता है? इसके अंदर कौन सा कारक होता है? इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? कारक। कारक को इंग्लिश में बोलते हैं पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा कारक होता है? जैसे ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, इसी तरह से बाइल जूस का कलर ग्रीन होता है बिलीवर्डिन की वजह से। बिलीवर्डिन, बेटा दो प्रोडक्ट होते हैं, एक बिलीवर्डिन होता है, एक बिलीरुबिन होता है। ये दोनों पाए जाते हैं ब्लड में, जो लीवर का काम कार्य वहां बताते हैं। तो अभी बिलीवर्डिन बताया, तो बाइल जूस का हरा रंग बिलीवर्डिन की वजह से होता है। मैम व्हाट हैपन इफ बुलेट एंटर द लीवर? एजे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बुलेट किसी भी ऑर्गन में जाए, बुलेट के अंदर आर्सेनिक होता है जिसमें पॉइजन होता है, जिसकी वजह से शरीर में पॉइजन फैल जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच कमल, इस बारे में मुझे भी नहीं पता। डीप ग्रीन, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, बिलीरुबिन, हरा हरा, बिलीवर्डिन, ठीक है। अच्छा इसमें कभी कंफ्यूज मत होना बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जैसे कोमल ने बोला बिलीरुबिन, मौर्य ने बोला बिलीरुबिन, बेटा बिलीरुबिन जो होता है, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन होता है पिगमेंट, कारक, प्लाज्मा के लिए। प्लाज्मा का रंग येलो होता है बिलीरुबिन की वजह से। और अगर किसी को पीलिया हो जाता है, पीलिया, अगर किसी को जॉइंडिस हो जाता है, तो उसका बिलीरुबिन बढ़ जाता है क्योंकि उसका लीवर खराब हो जाता है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? पीपी सेल आगे आएगा बेटा मौर्य। क्या इतनी बात समझ में आई? बच्चा क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। लीवर हो गया, बाइल जूस हो गया, पाइसीकरण हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पेनक्रिया में, ठीक है। पेनक्रियास, पेनक्रियास, अग्नाशय, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा देख लो एक बार, जरा देख लो फटाफट एक बार, ठीक है। आज हमने पढ़ा कि भाई फूड पाइप 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, फिर स्टमक के बारे में पढ़ा, पेप्सिन वगैरह के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रोटीन पढ़ा, फिर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा। तो अभी आप एक चीज देखो, अभी आप एक चीज देखो, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे कल सुनेंगे, उनके फायदे की चीज है, ठीक है। मैम बताए प्लीज पेनक्रियाज का क्या काम होता है। नेहा अगर मैं ये बता दूं पेनक्रियाज का क्या काम होता है तो कल कैसे आओगे? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। हमने मीठा खाया, वो मुंह में पच गया 70%। हमारे पेट में प्रोटीन करा, वो 90% पच गया। लगभग 55% हमारा फैट लीवर में पच गया। लेकिन अब तक क्या मैंने आपको ये बोला कि हमारा फैट, हमारा प्रोटीन और हमारा कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह पचा? नहीं। पेनक्रिया कुछ जूस और एंजाइम निकालता है जिसकी वजह से हमारा पूरा खाना पच जाता है। तो कल को हमें ये देखना होगा कि पेनक्रिया कौन सा ऐसा जूस और कौन सा ऐसा एंजाइम निकालता है। 3 सीरीज के एंजाइम, पेनक्रिया 3 एंजाइम एक साथ निकालता है। और कौन सी ऐसी कोशिका होती है, जैसे पीपी कोशिका के बारे में पूछा है बच्चे ने, कौन सी ऐसी कोशिका होती है जो, कौन सी ऐसी सेल होती है जो ये एंजाइम निकालती है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब ये खाना पच जाता है तो कुछ बैक्टीरिया हमारे कॉलन, कॉलन बैक्टीरिया, कॉलन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन B12 बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं और पानी अवशोषित कहाँ होता है? तो ये सब बातें जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा। कल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा, उसके बाद हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे जैसे कि सभी की डिमांड है। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं आपसे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने आज पढ़ाया है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसका नाम है साइंस बाय प्रिया मैम। और आप रोज मुझे सुबह 9 बजे मिल सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम की बच्चों मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वाईफाई स्टडी एसएससी चैनल पे,
तो मैंने क्या करवाया हुआ है, ठीक है, मैंने पूरा का पूरा वहां पे पीडीएफ वगैरह डाला हुआ है, एमसीक्यू वगैरह डाला हुआ है। सुबह 9 बजे मेरी क्लासेस होती है वाईफाई स्टडी एसएससी पे। तो अब मुझे छुट्टी दे दो। मैम इंग्लिश, मैम बुक इंग्लिश में, भट्टाचार्य इंग्लिश हिंदी भी दोनों में आती है। मैम प्लीज डाउट क्लियर कर दो 2 मिनट। बच्चा क्या आपका कमेंट था? एक काम करो, सुनो मेरे बच्चों बात, पता है क्या होता है, समय आधे घंटे का होता है, उसमें मुझे पढ़ाना भी होता है, उसमें मुझे डाउट भी लेने होते हैं। तो अगर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछना चाहते हो तो साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे मुझे आप डाउट भेज दो। वहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अंजन, चलिए ठीक है, अंजन ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो मैम इसके एमसीक्यू जरूर करवा दीजिएगा। प्रॉमिस है, एमसीक्यू जरूर करवाऊंगी मैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। स्टॉन क्यों बनता है कॉल ब्लेडर? अभी ये बच गया तो तन्मय मैं करवा देती हूँ, तन्मय ने जो बात बोली थी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट में क्वेश्चन करवा देना। ओके, बुक मैंने बताई घटना चक्र। ठीक है, बाकी मैं उसकी फोटो खींच के भेज दूंगी। तब तक के लिए बाय बेटा, दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। बाय बाय।